हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया से एकदम। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर परसेंटेजेस का रिवाइज किया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा पूरा लेक्चर अच्छे से। तो बच्चों आज अपन थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर में और ज़्यादा बेहतर क्वेश्चंस और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस अपन सीखेंगे, शॉर्ट मेथड से भी बेसिक अप्रोच से भी। ठीक है, दोनों अप्रोच से सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का। A reduction of 20% in the price of the sugar enables a person to buy the 250 gram more for rupees 135. The difference between the original and the reduced price per kg is। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा है कि एक बंदा 135 रुपए में पहले कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद के लाता था। उसने ये नहीं दे रखा कितना, ठीक है, और प्राइस क्या थी ये भी नहीं दे रखा। 135 रुपए खर्चा था उसका। उसने क्या किया, 10% प्राइस में कमी हो गई। जो प्राइस 100 रुपए थी सपोज करो 90 हो गई, ठीक है। उस 10% कमी की वजह से वो पहले जितनी क्वांटिटी खरीदता था उससे 250 ग्राम ज़्यादा खरीदता था, ठीक है। इसको सिंपल सा और एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। क्वेश्चन को करना क्या है वो बताने से पहले एक बार क्वेश्चन का पूरा फ्लो समझो। एक्सपेंडिचर उसका पहले भी 135 था, अभी भी 135 था। पहले सपोज करो प्राइस उसकी आप कह दो 110 थी, ठीक है, जो कि अब घट के 10% से 9 हो गई। और कंजप्शन पहले x था जो कि अब x प्लस 250 हो गया, ठीक है। ये 10 और 9 सिर्फ मैंने एक वैल्यू समझाने के लिए लिया, 10 और 9 है नहीं, सिर्फ 10% कम है इसलिए मैंने लिया। तो बेसिकली आप ये चीज समझो कि जो 10% प्राइस कम हुआ उसी की वजह से तो ये 250 ग्राम क्वांटिटी बढ़ा। जो 10% प्राइस कम हुआ उसी की वजह से 250 ग्राम क्वांटिटी बढ़ा। 10% की बजाय 20% प्राइस कम होता तो क्वांटिटी 250 ग्राम से और ज़्यादा हो जाती, हो सकता है 300 ग्राम हो जाती, 400 ग्राम हो जाती, और ज़्यादा बढ़ती तो और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10%, इसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है 250 ग्राम को। तो यही चीज़ अपने उसको क्वेश्चन में समझनी है कि जो 10% है वो डायरेक्टली बच्चों किसके इक्वल होगा, 250 ग्राम के, क्योंकि सीधा ये चीज इसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो 100% आप यहाँ निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम। और बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जब भी ये आए ना तो ये हमेशा न्यू कंजप्शन होता है। एनसी का मतलब न्यू कंजप्शन। न्यू कंजप्शन का मतलब जो 250 ग्राम इंक्रीज करने के बाद आ रही है, पहले वाली नहीं। अगर आपसे ओल्ड पूछेगा जो कि इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ओल्ड कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 2500 ग्राम तो अभी है, पहले उसको 250 कम मिलती थी तो कितनी हो जाएगी, 2250 ग्राम। इसको आप केजी में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 केजी, और ये हो जाएगा आपका 2.5 केजी, ठीक है। तो इसको तो आप हटा दो, ये तो समझने की चीज़ है। अब उसके बाद वो बोल रहा है डिफरेंस आपको बताना है किसमें, ओरिजिनल एंड द रिड्यूस प्राइस पर केजी। तो प्राइस आपको बतानी है, तो बच्चों प्राइस बताने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन, यही चीज करोगे। प्राइस बताने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन। कंजप्शन आ गई अपने पास, तो ओल्ड प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों, ओल्ड प्राइस हो जाएगी 135 डिवाइडेड बाय 2.25, और न्यू प्राइस हो जाएगी कितनी, 135 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो 60 रुपीज पर केजी, और ये आ जाएगा अपने पास 54 रुपीज पर केजी। तो ये हो जाएगा अपना इसके अंदर ओल्ड प्राइस, और ये हो जाएगा अपना न्यू प्राइस। देखो इसने बोला क्या है, इसने आपसे डिफरेंस पूछा है इसका, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर, 6 रुपीज पर केजी इसका डिफरेंस हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। देखो जब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब मैं क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखता हूं ना क्वेश्चन को, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है। जब आप उसे समझने के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को वहां करोगे ना,
तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप स्किप आउट कर सकते हो, जैसे ये ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस लिख के, इतना सब आपको लिख के वहाँ समझाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली ये वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है जब आप 2500 में से 250 माइनस करोगे तो 2.25 kg आएगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे स्टेप्स में से जो अनवांटेड स्टेप्स है वो आप कट डाउन कर लेना और सिर्फ काम काम के 2-3 स्टेप्स करके आप क्वेश्चन को कर लेना। मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप कहीं आगे करो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था बहुत। और ये क्यों हुआ ये मैंने आपको पूरा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसको और छोटा एग्जाम्पल एक बार मैं दे देता हूँ। पेट्रोल भरवाते हो, सपोज करो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, अभी जितना भी है 100 रुपये में प्लस माइनस थोड़ा सा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। 1 लीटर पेट्रोल आप खर्चा कर सकते हो और आपके पास जेब में 100 रुपये ही है। ठीक है, अब पेट्रोल की प्राइस हो गई 90, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास 100 रुपये है खर्चा करने के लिए, तो डेफिनेटली आप 90 रुपीस पर लीटर के हिसाब से आपको 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा। तो वो वही चीज़ हो गया जो कंजप्शन इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें 10% पेट्रोल की प्राइस कम हो गई। तो सेम बिल्कुल एक रियल फिनोमिना ही है जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड इन द इंग्लिश एंड द 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, if 73% candidates passed in both these subjects then what percent of the candidates failed in both the subjects। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में बच्चों अपन को थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं, ये क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन के अंदर 80% बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, ये आपके इंग्लिश वाले बच्चे हो गए और ये मैथ्स वाले बच्चे हो गए। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चे हो गए, ये आपके पास कौन से हो गए? मैथ्स वाले बच्चे हो गए। ठीक है, क्लियर? अब क्या होगा इसके अंदर, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं बच्चों वो कितने हो जाएंगे अपने पास? 80%। अब ना इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये हो गए 85%। देखो इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, इसने ये बोला कि 80% बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में पास हुए। तो बच्चों जब तक वो ये ना बोले ना ओनली इंग्लिश, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के आगे ओनली वर्ड ना लगा, इसका मतलब वो पूरे इंग्लिश की बात कर रहा है। मतलब ये सारे बच्चे, जिसमें इंग्लिश के साथ साथ वो बच्चे भी तो आते हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं। इंग्लिश में तो 80 के 80 हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं उस 80 के अंदर जो मैथ्स इंग्लिश के साथ मैथ्स में भी शेयर करते हैं। ठीक है, और सारे 80 जो है वो बोथ में नहीं आते, सारे 80 ओनली इंग्लिश के नहीं है। ऑल 80 में से कुछ परसेंट बच्चे जो हैं वो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी पास हुए, और कुछ ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में भी पास हुए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जब इसने ये चीज़ बोला है तो यहाँ पर इसने बोला है कि 85% बच्चे मैथ्स में पास हुए, तो ये वाले बच्चे, ये वाले बच्चे देखो, इसके अंदर भी ओनली मैथ्स नहीं बोला, तो अगेन वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में मैथ्स में तो पास हो ही रहे हैं 85 के 85, लेकिन कुछ बच्चे शेयर करते हैं इंग्लिश के साथ। मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना वो दोनों में इंक्लूड हो रहा है, जो ये आप ये ग्रीन और रेड से देख रहे हो। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वो बोल रहा है 73% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये 73% है जो दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस 85 माइनस का 73। भाई क्योंकि अपने को तो जब अपन 80 और 85 को ऐड करेंगे तो 73 यानी कॉमन वाला पोर्शन दोनों में इंक्लूड हो गया। अब दोनों में तो इंक्लूड करना नहीं है, इंक्लूड अपने को एक में ही करना है। ठीक है, सिंगल टाइम ही इंक्लूड करेंगे, तो अपन 80 प्लस 85 में से 73 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 165 माइनस का 73, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों कौन से, 92% बच्चे जो अपने पास हो जाएंगे। ठीक है, पास होने वाले बच्चे कितने हो गए, 92। भाई उसने क्या बोला है, फेल्ड, किसमें, बोथ सब्जेक्ट्स में। तो बच्चों ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट जो होते हैं, अगर इसके अलावा कुछ और दे रखा होता तो फिर वो अलग कैटेगरी चली जाती, मतलब एक तरीके से इसके बाहर की भी कैटेगरी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स बच्चे हमेशा जो होते हैं 100% होते हैं, जो ठीक है ये बात, तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें से
92 माइनस हो जाएगा तो सीधा सीधा सा कितना बचेगा 8%, जो कि कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, फेल्ड में। तो इसका मतलब जो फेल वाले बच्चे हैं वो कितने परसेंट है, 8%। बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अभी तक के जो दोनों लेक्चर्स हैं उसमें मैंने इस टाइप का वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, ये पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इससे सिमिलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है बच्चों। समझ आया, क्लियर हो गई अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग परसेंटेजेस की इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो इससे प्रीवियस भी 2 वीडियोस मैंने परसेंटेजेस 1 एंड परसेंटेजेस 2 अपलोड कर रखी है हमने, आप उसको भी जाकर देखना, आपको और बेटर चीज़ें स्टार्ट से समझ में आएंगी, तो उससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि मैं चीज़ों को किस तरह से कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि जो मैं ये वाली क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये भी बिल्कुल वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है कि राकेश एक बंदा है, उसने अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वो अपने एल्डर सन को दे दिया, 1/7 जो दिया रिमेनिंग का। अब देखो रिमेनिंग का बोल रहा है मतलब बची हुई प्रॉपर्टी का, मतलब 1/3 देने के बाद जो बची हुई उसका 1/7, ये ध्यान रखना। मिडिल सन को दे दिया, उसके बाद मतलब सेकंड सन को दे दिया 2/7 ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद भी जो बची, मतलब मिडिल सन को देने के बाद भी जो प्रॉपर्टी बची उसका 2/7 उसने यंगर सन को दे दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी अब उसके बाद जो रिमेनिंग रह गई सबको देने के बाद, तीनों सन्स को देने के बाद 4200 की रह गई, तो टोटल कॉस्ट उसकी प्रॉपर्टी की आपको बतानी है, ठीक है। देखो दोबारा से अपन इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। जब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी सबसे पहले केस में अगर अपन 100 मानते हैं, 100 लेकिन कब मानते हैं, जब आपको ये वैल्यूज को परसेंटेजेस में डिवाइड कर रखा हो। परसेंटेजेस में डिवाइड नहीं अगर कर रखा, फ्रैक्शंस में कर रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर 1/3, 1/7 और 2/7, तो आप इन फ्रैक्शंस की वैल्यूज को देखोगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 3, 7, 7, तो आप क्या करते हो, इनका एलसीएम ले लेते हो, ठीक है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि आपको ये जो वैल्यूज हैं ये इजीली डिवाइड होती जाए। हो सकता है आगे की कोई वैल्यू डिवाइड हो ना हो, लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो इसका 210 उसकी टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट हो गई बच्चों, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी हो गई, इसका 1/3 किसको गया, एल्डर सन को, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 140, रेस्ट या रिमेनिंग, तो इसके बाद 1/7 इसका, रिमेनिंग हो गई आपकी 120, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा फंस गई चीज, मैंने आपको कहा था ना आगे का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट एक आध स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। देखो कैसे, 120 हो गया, अब 120 का ना 2/7 करना है। अब आप कहोगे सर 2/7 तो नहीं होता, मतलब 7 तो 120 से नहीं जा रहा, तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, हम फंसे नहीं है, इतना आगे का प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता किसी भी नंबर से, ऐसा तो वही नंबर बहुत ही मुश्किल होगा कि जो आगे तक के नंबर्स को 100% डिवाइड कर दे। लेकिन जब आप इसका 120 का 2/7 करोगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों कि कभी भी ये 7 अगर 120 को डिवाइड नहीं कर रहा ना, मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, तो वो डिवाइड ही मत करना, मतलब इसको 2/7 ऑफ 120 लिखना तो 240/7 आएगा, इसको फर्दर डिवाइड मत करना, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आप 2/7 ना भी निकालो, आप डायरेक्ट इसका 5/7 निकाल लो। भाई 2/7 का बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 5/7, तो जब आप 120 का 5/7 निकालोगे तो वो कितना होगा, 600/7 होगा ना। 600/7 जो होगा वो आपका किसका होगा, 600/7 जो होगा वो होगा किसका, 4200। ये है आपकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी, बस आ गया। तो वही सेम सीधा सीधा सा काम करना है आपको, 600/7 है 4200 रुपीज का। देखो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट बतानी है जो कि अपने पास 210 रुपए थी, 600/7 था बच्चों, तो मैं 7 यहीं पर लिख रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। सो ये जाएगा आपका 7 से डायरेक्ट, ठीक है, और 7 से
हाँ जी 7 से जा रहा है तो 7 7 जा 49 इंटू 210 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49 49 980 98 98 प्लस 1209, क्योंकि एक जीरो आ रहा है 1209 और आगे एक जीरो अपने पास आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सी आंसर आ गया इसका। जो मैंने मेथड अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताए थे वही मेथड है, और जिसने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा है तो उसको भी समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल इसी तरह से समझाया है। क्या मैंने समझाया फिर एक बार सुन लो। अगर कभी भी किसी वैल्यू को डिवाइड करता है, एक गिवन वैल्यू को सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर वो डिवाइड उसको परसेंटेजेस के फॉर्म में कर रहा है तो आप 100 लो इनिशियल वैल्यू को, ठीक है। नहीं तो फिर अगर फ्रैक्शंस में कर रहा है तो आप फ्रैक्शंस के सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखो, उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, क्योंकि वो वैल्यू फिर सारे फ्रैक्शन से डिवाइड होगी, ठीक है। इनिशियली तो कम से कम पहले दूसरे स्टेप में, आगे में जैसे यहाँ पर थोड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना चलता है, ठीक है। ये सबसे ईजिएस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है इस फॉर्म के क्वेश्चंस को करने का, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। मजेदार क्वेश्चन है। एन अलॉय कंटेन्स द कॉपर and the aluminium in the ratio of 7:4. While making the weapons from this alloy, 12% of the alloy got destroyed. If there is 12 kg of the aluminium in the weapon, then the weight of the alloy required is, ठीक है। एक अपने पास अलॉय है। अलॉय होता है बच्चों जिसके अंदर मल्टीपल मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे 2-3 मेटल्स को मिक्स करके कंपोजिट बनाते हैं डिफरेंट मेटल्स का, उसको अपन अलॉय कहते हैं, ठीक है। जो अपने डिफरेंट कार्स में एंड ऑल दैट में यूज होता है वो अलॉय ही होता है। तो उसके अंदर 7:4 है, ठीक है। वाइल मेकिंग द वेपन्स फ्रॉम दिस अलॉय 12% ऑफ द अलॉय गॉट डिस्ट्रॉयड इफ देयर इज 12 kg ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इन द वेपन, ठीक है, देन द वेट ऑफ द अलॉय रिक्वायर्ड इज, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, 100 मानते हैं अलॉय की वैल्यू को, ठीक है। अलॉय की वैल्यू को 100 मानते हैं क्योंकि इसमें से 12 जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया या वेस्ट हो गया, वॉट एवर आप कह दो, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। रिमेनिंग जो था वो अपने पास रेस्ट ये बच गया। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का जो कंपोजिशन था ना 7:4, इनिशियल अलॉय के अंदर भी वही होगा 100 में। जो बच गया 12, मतलब सॉरी जो वेस्ट हो गया 12, उसके अंदर भी 7:4 होगा। जो बच गया 88 उसके अंदर भी वही होगा। भाई सीधा सा एग्जाम्पल समझो कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको पता है कि नमक पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खारा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक है उसमें। अगर आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लोगे ग्लास में तो उसके अंदर भी सॉल्ट और वाटर का परसेंटेज उतना ही रहेगा। जो बच गया जग में उसके अंदर भी उतना ही रहेगा जितना टोटल में था, तो वही सेम चीज़ उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको तो छोड़ दो, इसके अंदर भी 7:4 में होगा। अब ये वैल्यू देखो डिवाइड हो रही है, 7 4 11, तो ये डिवाइड हो रही है 56 और ये हो रही है 11 8 4 32, ठीक है। यानी इसके अंदर जो ये 56 था ये क्या था, कॉपर, और ये क्या था, एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम था, तो कॉपर और एल्यूमिनियम था, तो 32 जो था वो आपका क्या था, एल्यूमिनियम, जो कि एक्चुअल वेट कितना था 12 kg, क्योंकि ये वो वाला था जिससे अपना वेपन बनाया गया था 88। उस वेपन के अंदर 88 के वेपन के अंदर 32 जो था वो अपना क्या था, अलॉय था, जो एक्चुअल वैल्यू 12 के बराबर है, यानी 32 जो है वो 12 के बराबर है। उसने क्या पूछा है कि कितना अलॉय चाहिए था, तो अलॉय चाहिए था तो उसमें वेस्टेज को भी इंक्लूड करके ही बताएंगे। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 12 × 100 डिवाइडेड बाय 32, यूनिटरी मेथड अपन यूज करेंगे। ये कटेगा 4 से 3 और ये 8, ये जाएगा आपका 12.5। 100 जो है वो हमेशा 8 से 12.5 टाइम्स कटता है, ये वैल्यू याद रखना बच्चों, बहुत बार काम आती है। 12.5 × 3 कितना होता है, 37.5 kg, ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, आ गया समझ में सबको, है ना। ये जो आज क्वेश्चंस है ना बच्चों, देखो सिर्फ कुछ फिक्स मेथड्स पे नहीं रहते, क्या होता है मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं ये, इसमें हर चीज आपको छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। जैसे जैसे आप लेक्चर्स आगे पढ़ते जाओगे ना, थोड़ा बहुत रेशोज काम आ गया, परसेंटेजेस काम आ गया, बेसिक कैलकुलेशन काम आ गई, जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाओगे ना वो चीज आती जाएगी। और मेरी जो अप्रोच है ना समझाने की, वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ईजी हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो
और डायरेक्ट हो चीज के लिए आपको अननेसेसरी फॉर्मुलेस ना लर्न करने पड़े हर एक क्वेश्चन के लिए। एक अप्रोच से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकले, ठीक है। तो आपको बस उस अप्रोच को समझ के 2-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके करोगे ना, तो अपने आप अप्रोच समझ में आ जाएगी। फिर आप जब आगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो बस अप्रोचेस का यूज करना अपने आप चीज होती जाएगी। बस आपको मेरे मेथड को एक बार थोड़ा समझना है, क्योंकि वो हर जगह लगेगा और हर टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। इसके अलावा अगर बैंकिंग के अलावा भी कोई एग्जाम दे रहे हो ना, तो उनमें भी अप्रोच लगेगी, कैसा भी एग्जाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके काम आती है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं अप्रोचेस से आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प मिलने वाली, ठीक है। चलो, क्योंकि शॉर्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है और एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो, अब उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ द मधु इज 16.67%। देखो, फर्स्ट क्लास की जो परसेंटेज की वैल्यूज बताई थी, ठीक है, इज 16.67% मोर देन द इनकम ऑफ पूजा एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पूजा इज 16.67% लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मधु। If the saving of the Pooja and Madhu is rupees 14,000 and rupees 16,000 respectively, then the total income of the Madhu and Pooja is। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको ना दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला इक्वेशन बनाकर, ठीक है, सिंपल तरीका, पहले वो समझाऊंगा। फिर उसके बाद है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत प्यारा मेथड है। अगर समझ में आ गया ना, तो ना वेरिएबल लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कैसे, देखो, सबसे पहले आपको 16.67% पता होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, 1/6 के। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टेबल जो आपको बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला था, उसमें 1/6 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू याद रखना। इस वैल्यू के बिना ये क्वेश्चन करने में इतना ईजी नहीं होगा, तो ये वैल्यू लर्न करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। इनकम होता किसके बराबर है, इनकम ऑफ मधु माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ मधु इज इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ मधु। भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग के बराबर होता है। पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। इनकम ऑफ पूजा माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ पूजा इज इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ पूजा, ठीक है। क्योंकि अपने को ना सेविंग्स की इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया पूजा की सेविंग्स है 14,000, ठीक है। बस आगे पीछे बच्चों ऑर्डर देख लेना, क्योंकि मधु और पूजा का आगे पीछे ऑर्डर किया है। मधु की जो इनकम है वो 1/6 मोर है किससे, पूजा से, ठीक है। पूजा से मोर है तो इसको आप 6x कह दो, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। माइनस माइनस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब और जो एक्सपेंडिचर है वो कंपेयर किया पूजा का मधु से, ठीक है। तो मधु से कंपेयर किया है तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 5y, ठीक है। आप डायरेक्ट 7, 6 और 6, 5 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि बच्चों वो अलग अलग है। क्योंकि एक वैल्यू को इसको देखो, इसको इससे कंपेयर किया है, ठीक है, और इसने इस वैल्यू को 6/7 को इससे कंपेयर किया, ठीक है, मतलब 7x को इससे कंपेयर किया। इसलिए आपको दो वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आप बेसिक मेथड से करते हो तो, ठीक है। अब इन वैल्यूज को सॉल्व कैसे करना है, देखो, सिंपल सा है, एलिमिनेशन मेथड। जब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आता है, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको बताना क्या है, टोटल इनकम बताना ना। इनकम मतलब x का वेरिएबल चाहिए तो y का वेरिएबल उड़ा दो। तो y का वेरिएबल उड़ाने के लिए 6 और 5 है, तो आप यहाँ पे इसको इंटू 5 से करो और इसको इंटू 6 से करो। मैं पहले सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 35x माइनस का 30y, ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। डायरेक्ट इसके नीचे लिखते हैं 36x माइनस का 30y इज इक्वल टू 14 इंटू 6 84, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4000, यानी x की वैल्यू 4000, ठीक है। x की वैल्यू 4000 आ गई। इसने क्या पूछा है, टोटल इनकम ऑफ द मधु एंड पूजा। इनकम ऑफ मधु एंड इनकम ऑफ पूजा कितनी है, 7x और 6x, कितनी है 13x। यहाँ पर पुट अप करो, 13 4 जा 52, 52,000, ये आ गया आपका ए ऑप्शन आंसर, ठीक है। आ गया मजा, इजी सा क्वेश्चन था। अब कहोगे सर थोड़ा लेंदी हो गया, एग्जाम में तो टाइम खा जाएगा क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा टाइम इससे थोड़ा लग जाएगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी अप्रोच बताता हूँ। अब वो अप्रोच लगेगी कहाँ का वो समझना। इस मेथड को बोलते हैं
मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको और ना इन डेप्थ में समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा आप लोगों को इस वीडियो का, जो मैंने वीडियो बना रखी है सिर्फ पर्टिकुलरली इसी कॉन्सेप्ट पर, उसको एक बार देखना। ठीक है, तो अब मैं एक बार ये वाला रब कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। अब उससे भी आंसर जो है वो अपना 52,000 ही आने वाला है। देखो इसमें क्या करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ मधु की जो इनकम है वो 16.67 मोर है पूजा से। ठीक है, और यहाँ पर अपना हाँ ठीक है, जो मधु की इनकम है 16.67 मोर है पूजा से, तो ये हो जाएगा अपना 6, ये हो जाएगा अपने पास 7, और उसके बाद जो अपने पूजा का एक्सपेंडिचर है वो अपना 1/6 जो है वो कम है किससे, मधु से। मधु से अपना 1/6 कम है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इधर हो जाएगा उसके बाद अपने पास सेविंग्स ऑफ पूजा 14,000 और ये हो जाएगा 16,000। इसको अपन करेंगे 16,000 और ये हो जाएगा 14,000। ठीक है बच्चों, वैल्यू एक्चुअली पहले सही लिखी थी क्योंकि अपन यहाँ पर मधु एंड पूजा का कर रहे हैं, तो बच्चों इसलिए 16,000 पहले आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 36 माइनस 35। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 6 84,000 माइनस का 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। एक चीज आप बच्चों यहाँ पर नोटिस करो, देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 4,000 आई थी। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये क्या पूछ रहा है, इनकम की वैल्यू 7 और 6। ठीक है, 7 और 6 पूछ रहा है, ये कितना हो गया 13। तो ये 13 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 13 इंटू 4,000, ये कितना हो जाएगा 52,000। ठीक है, पर ये वाला मेथड दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। सीधा सीधा जो दो कैटेगरी इनकम जो वैल्यूज दो माइनस हो रही होती है ना, 7x माइनस 6x, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। देखो 7x माइनस 6x, 6x माइनस का 5y, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। तो देखो 7x माइनस का 6x, अब आप एक चीज समझो, ठीक है, जो एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। 7x माइनस का 6x, देखो यहाँ से मैंने ये वैल्यू गलत लिख दिया था कि ये बार बार मैं 14,000 लिख रहा था। 7x माइनस का 6x, तो देखो 16,000 आ रहा है यहाँ पर, और 6x माइनस का 5y 14,000 आ रहा है। मैंने एक्चुअली बच्चों इसको 14 एंड 16 लिख दिया था, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आप कहोगे सर 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, 35 माइनस, नहीं, आप हमेशा ध्यान रखना बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। 36 माइनस 35। ठीक है, 36 6 इंटू 14,000 84, 5 इंटू 16,000 80,000, तो ये हो जाएगा 4,000। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4,000। अब उसके बाद मैंने ऐड क्या किया, दोनों की इनकम पूछ रहा है, 7 + 6 13, 1 की वैल्यू 4,000, 13 की वैल्यू 52,000। ठीक है, हो गया क्लियर, अब आ गया समझ में। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी गलती है जो गलती से हो गया था। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा सबको। चलो तो यहां पर अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो द इनकम ऑफ ए इज 33.33% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 10% less than the income of A. If the income of A is increased by ₹2,000 and the income of C is increased by 300, then the income of C becomes 75% of the income of A. 75% मतलब 3/4. Find the sum of their original income. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना A की इनकम, B की इनकम और C की इनकम दे रखी है, 3 जनों की इनकम दे रखा है। अब यहाँ पर ना आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन, इसने A की इनकम को कंपेयर किया है B से और C को कंपेयर किया है A से। तो जब यहाँ पर कंपेयर किया तो उसने बोला A की इनकम 33 1/3.33 का मतलब 1/3, तो इसका मतलब A की वैल्यू जो है वो 1/3 मोर है किससे, B से। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका, आप इसको जो है वो 33/1/3 है तो इसका 1/3 हो जाएगा 10, तो यानी ये वैल्यू आपका प्लस का 10 हो जाएगा। सी की इनकम 10% कम है, तो 10% कम है तो इसका मतलब 36 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये चीज हो गया। सी की वैल्यू आ गई 36, ए की वैल्यू आ गई 40, बी की वैल्यू आ गई 30। उसने बोला कि ए की इनकम को 2000 से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसको मैं एक्स के फॉर्म में ले लेता हूँ, 40x प्लस का
2000 सी के इनकम को इंक्रीज कर दिया उसने 300 रुपए से, तो 36x प्लस का 300, ठीक है, 300 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी की इनकम जो है वो 75% है ए की इनकम का। इनकम ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3/4 इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ सी कितना है बच्चों यहाँ पर 36 प्लस का 300, 36x प्लस का 300 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 40x प्लस का 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 4 144x प्लस का 3000 इंटू 4 12,000 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3 120x प्लस का ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। और ये बच्चों 300 था, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो 6000 में से 1200 जाएगा और 144 में से आपका 120 जाएगा, तो ये बचेगा 24x इज इक्वल्स टू 4800 और x की वैल्यू जो है, ठीक है, 200 आपका हो जाएगा। x की वैल्यू 200 हो गई। वो क्या बोल रहा है बच्चों, सम ऑफ देयर ओरिजिनल इनकम। तो जब मैंने x की फॉर्म में लिया तो 36x 40x एंड 30x, तो उनकी इनकम कितनी हो गई, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी। 36 प्लस 40 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 106। तो इसको यहाँ पुटअप करोगे बच्चों, 106 का डबल हो जाएगा 212 डबल। तो तीनों के इनकम का सम हो गया 21,200, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन तो सारे ही आसान है, बट वही है कि आपको उसके अंदर मेथड को क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे होनी चाहिए, और जो भी अप्रोच लगाओ ना इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेथड था, इसके अंदर ये अप्रोचेस जो होती है ना बच्चों, इसमें ये छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये अप्रोच आपको ये पता होनी चाहिए लगती कहाँ पर है। एक्चुअली ये मैं आपको आगे और समझाऊंगा जब मैं आगे लेक्चर्स लेके आऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन होता है, रेशियो प्रपोर्शन में भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पर ये अप्रोच लगती है, एजेस के अंदर भी एक क्वेश्चन होता है जहाँ ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है। उन टाइप के क्वेश्चंस में ना जहाँ पर एक सर्टेन इक्वेशन बनती है दो वेरिएबल में, उस वहाँ पर उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला मेथड होता है, तो इसको जहाँ पर अपन यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको जो भी मैंने चीज़ समझाई समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेजेस की ना मैक्सिमम प्रीलिम्स लेवल के जितने भी चीज़ें थी ना वो मैंने यहाँ पर आपका कवर अप कर दिया इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम हर एक चीज़ कवर अप हो गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपनी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।